तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिक्सेलरेशन। डिक्सेलरेशन जिसको कि आप रिटार्डेशन भी बोलते हो, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे एक क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय xt इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब वेयर a b and c are constant. When the particle attains zero acceleration, then find its velocity. बोल रहा है एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन टाइम के अनुसार चेंज हो रही है। एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन टाइम के अनुसार चेंज हो रही है और कुछ इस तरह से चेंज हो रही है। xt इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर माइनस ct क्यूब। ओके, इसका पोजीशन जो है ना ये चेंज हो रही है, तो इसका पोजीशन x कुछ इस तरह से चेंज हो रही है। ठीक है, ये हमसे आ रहा है और ये भी बोल रहा है कि यहाँ पर a, b और c तीनों कांस्टेंट है। a, b एंड c तीनों कांस्टेंट है। बोल रहा है कि बताइए पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। चलो फाइंड करते हैं। ये क्या है? पोजीशन है ना, x क्या है? पोजीशन है। और यदि इस x को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। यदि इस x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाती है। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम लिखेंगे d अपन में dt, x को डिफरेंशिएट करेंगे इज इक्वल टू t मत लिख देना, यहाँ बता रहा है t क्या बता रहा है? t बता रहा है कि एट टाइम t पर पार्टिकल का पोजीशन ये है। ठीक है, तो हम x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t। और फिर से हम लिखेंगे d अपन में dt, फिर ब्रैकेट में 80 प्लस bt क्यूब माइनस bt स्क्वायर है ना, bt स्क्वायर है माइनस ct क्यूब। ठीक है, x क्या है? पोजीशन है, पोजीशन है और इस पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिलती है? वेलोसिटी मिलती है। चलो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मिल गई, वेलोसिटी भी मिल गई। अब यहाँ देखो 80 का 80 में a क्या है? कांस्टेंट है, तो a तो बाहर निकल गया। 80 को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो a तो कांस्टेंट है, a बाहर निकल जाएगा, बचा t का डिफरेंशिएशन बताओ। t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? t का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ओके, प्लस bt स्क्वायर, यहाँ पे b कांस्टेंट है तो b बाहर निकल जाएगा। अब तुम t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? देखो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होती है? n इंटू x के पावर n माइनस 1। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होती है? n इंटू x के पावर n माइनस 1। यहाँ पे क्या है? b तो कांस्टेंट है तो b तो बाहर आ गया, t स्क्वायर है ना, तो लिखो 2 इंटू 2 तो बाहर आ जाएगा ना। देखो x के पावर n क्या हो जाएगा? n इंटू x के पावर n माइनस 1, तो 2 लिख दो, बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया। ठीक है, फिर t के पावर n माइनस 1, n की जगह पे यहाँ पे क्या है? तो 2 है, तो 2 के माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, चलो प्लस इसको भी वैसे कर दो, c कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3c t स्क्वायर इसी फॉर्मूला के अनुसार। तो ये v बराबर अपना आ गया a प्लस 2bt। एक स्टेप और सॉल्व कर दो इसको, तो v बराबर हो जाएगा a प्लस 2bt, a प्लस 2bt। ठीक है, प्लस 3ct स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? 2 के पावर t के पावर 2 माइनस 1, क्या हो जाएगा? t हो जाएगा ना। तो तुम्हारा v बराबर आ गया a प्लस 2bt प्लस कहाँ से? यहाँ माइनस होना चाहिए ना, गड़बड़ हो रही है, माइनस होगा यहाँ पर, ये साइन तो माइनस का होगा। ये साइन माइनस का होगा, ये साइन माइनस होगा, ये साइन माइनस होगा। ठीक है, अब हो गया। और ये इसको मान लो तुम इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे? हम इस v को भी डिफरेंशिएट करेंगे। हम इस v को भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे d अपॉन में dt, ब्रैकेट में v इज इक्वल टू d अपॉन में dt, ब्रैकेट में a प्लस
2bt माइनस 3ct स्क्वायर। चलो इसको डिफरेंशिएट करो। v क्या है, तो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो तुम क्या मिलती है, एक्सेलरेशन मिल जाती है। तो चलो मिल गई, एक्सेलरेशन मिल गई, इज इक्वल टू ए, यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो छोड़ देते हैं इसको। फिर यहाँ पर क्या है, 2bt, यहाँ पर 2b क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएंगे, 2b कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएंगे। t का डिफरेंशिएशन जैसे यहाँ पर t का डिफरेंशिएशन कितना आया था, 1 आया था, तो यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2b। अब देखो तुम बोलोगे ये भी कांस्टेंट, 2b कांस्टेंट, तो a का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट हो जा रही है, और 2b का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट नहीं हो रही है। देखो यहाँ पर a अकेला है और 2b t के साथ है, 2b को सहायता करने के लिए t है ना, तो ये बाहर निकल जा रहा है, 2b को रक्षा करने के लिए t है, तो यहाँ पर a अकेला है और 2b के साथ t है, तो इसलिए 2b बाहर निकल जा रहा है। ओके, और इस t को डिफरेंशिएट कर दे रहे हो तुम, और यहाँ पर इस a का ही डिफरेंशिएशन हो रही है, और a यहाँ पर कांस्टेंट है ना, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जा रही है। ओके, चलो तो किसका 2bt का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2b माइनस 3c कांस्टेंट है, तो 3c तो बाहर निकल जाएगा। ओके, और ये 2 इधर आ जाएगा ना, तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 3c। जैसे तूने ऊपर डिफरेंशिएशन किया वैसे नीचे डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 इंटू 3c इंटू t। ठीक है, तो यहां से a बराबर तुमको मिल गई 2b माइनस 6ct, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t। ओके, और 2 तो इधर आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3ct, और ये कितना हो जाएगा, 6ct। तो तुम्हारा a बराबर मिल गया 2b माइनस 6ct। इसका स्क्रीनशॉट लो तुम। तो चलो तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना आ गया, a बराबर 2b माइनस 6ct। क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगी जब एक्सेलरेशन 0 होगा, तो एक्सेलरेशन को 0 कर दो, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो जा रही है, इसलिए हम लिखेंगे 2b माइनस 6ct इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो जा रही है ना, तो ये हो जाएगा 2b माइनस 6ct इज इक्वल टू 0, क्योंकि तुम वेलोसिटी तब निकालनी है जब एक्सेलरेशन 0 हो जा रही है। जिस समय पर एक्सेलरेशन 0 हो जा रही है उसी टाइम पर तुमको पार्टिकल का वेलोसिटी निकालनी है। 2b माइनस 6ct, ये 0 हो गया, यहां से तुम लिख सकते हो 6ct इज इक्वल टू 2b। यहां से t बराबर तुम्हारा क्या मिल जाएगी, t बराबर क्या मिल जाएगी बताओ, b अपन में 3c, ये होगा ना, b अपन में 3c। इसको सॉल्व करोगे ना तो तुमको t बराबर मिल जाएगी b अपन में 3c। ठीक है, अब ये जो टाइम मेरा ना, ये t इज इक्वल टू b अपन में 3c, इतने समय पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है। ये जो टाइम t है, ये वो टाइम है जिस समय पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है, और जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है उसी टाइम पर आपको पार्टिकल का वेलोसिटी निकालनी है। तो इस टाइम t को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। देखो इक्वेशन 1 क्या है, वेलोसिटी वाला इक्वेशन है, तो v बराबर a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर है ना। तो इस टाइम t को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो पुट करें, तो नीचे वाला मैं मिटा दे रहा हूं। इस टाइम t को इक्वेशन 1 में पुट करो तो कितना हो जाएगा, ये होता है a प्लस 2b, t की जगह पे क्या लिखोगे, b अपन में 3c माइनस 3c, t की जगह पे क्या लिखोगे, b अपन में 3c, ये हो जाएगा, क्योंकि ये t स्क्वायर है ना, इसलिए ये हो जाएगा b स्क्वायर अपन में 9c स्क्वायर। ओके, देखो ये 3 बार में चला जाएगा, और ये एक सी से ये एक सी गया ना, इसलिए तुमको यहाँ पर v बराबर क्या मिल जाएगी, v बराबर मिल जाएगी a प्लस 2b स्क्वायर अपॉन में 3c, a प्लस b इंटू बी, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर अपॉन में 3c माइनस
3 तो कट गया है, सी भी कट गया है, तो क्या ऊपर में क्या बचा है, बी स्क्वायर अपॉन में, ऊपर में क्या बचा है, बी स्क्वायर अपॉन में 3c, बी स्क्वायर अपॉन में 3c। ठीक है, अब मैं जो बचा हुआ पार्ट है ना यहाँ पर सोल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ पर सोल्व कर दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर v बराबर क्या मिला, a प्लस 2b स्क्वायर अपॉन में 3c माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 3c। देखो इसमें भी बी स्क्वायर अपॉन में 3c है और इसमें भी बी स्क्वायर अपॉन में 3c है, तो इसको तुम कॉमन ले लो, तो v बराबर तुम लिख सकते हो a प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 3c, तूने कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर अपॉन में 3c कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बच गया 2, यहाँ पर बच गया 2, यहाँ पर 1 माइनस 1। ओके, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। इस तरह से तुम्हारा v बराबर कितना आ गया, a प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 3c, a प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 3c, और यही आपका आंसर है। वेलोसिटी निकालनी थी ना, तो आपकी वेलोसिटी निकल गई, v इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 3c। तो अब हम देखेंगे डी एक्सेलरेशन। ये डी एक्सेलरेशन क्या होता है, तो भाई ये भी एक्सेलरेशन ही होता है, ये भी एक्सेलरेशन ही होता है। एक्सेलरेशन तुम पढ़ चुके हो, तो फिर ये डी एक्सेलरेशन क्या है। देखो एक्सेलरेशन दो तरह के होते हैं, एक्सेलरेशन दो तरह के होते हैं, एक जो मोशन को सपोर्ट करते हैं, एक मोशन को सपोर्ट करते हैं, एक क्या करते हैं, सपोर्ट्स मोशन, और एक क्या करता है, अपोज मोशन, अपोज मोशन। ठीक है, एक्सेलरेशन दो तरह के होते हैं, एक मोशन को सपोर्ट करता है और एक मोशन को अपोज करता है। जो एक्सेलरेशन मोशन को सपोर्ट करता है ना, उस एक्सेलरेशन को आप एक्सेलरेशन बोलते हो, उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेशन मोशन को सपोर्ट करता है तो उससे तो आप एक्सेलरेशन ही बोलते हो, लेकिन जो एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करता है उसे हम डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनिए एक बार फिर, एक्सेलरेशन दो तरह की होती है, एक वो जो मोशन को सपोर्ट करता है और एक वो जो मोशन को अपोज करता है। जो एक्सेलरेशन मोशन को सपोर्ट करता है ना, उस एक्सेलरेशन को तो हम एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, लेकिन जो एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करता है उसे हम डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो डी एक्सेलरेशन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो डी एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या हुआ, तो डी एक्सेलरेशन का डिफिनेशन यही है कि द एक्सेलरेशन which opposes the motion, the acceleration which opposes the motion is called deceleration। तो चलो deceleration का डिफिनेशन लिखते हैं, deceleration का डिफिनेशन लिखते हैं। The acceleration which opposes the motion is called deceleration। जो एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करता है उनको हम डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। देखो मान लो तुम अपने बाइक से जा रहे हो, मान लो तुम अपने बाइक से जा रहे हो, जब तुमको अपनी बाइक की वेलोसिटी बढ़ानी होती है ना, जब अपनी बाइक को स्पीड बढ़ानी होती है तुमको, तुम क्या करते हो, एक्सेलेरेटर को दबाते हो, एक्सेलेरेटर दबाते हो ना। जब तुम्हें अपनी बाइक की वेलोसिटी बढ़ानी होती है तो तुम अपने बाइक के एक्सेलेरेटर को दबाते हो, और जब तुम अपने बाइक के एक्सेलेरेटर दबाते हो ना, या अपने बाइक के एक्सेलेरेटर को बढ़ाते हो, तुम्हारी बाइक की वेलोसिटी बढ़ जाती है।
दरअसल वहां पर जैसे जैसे तुम अपनी बाइक के एक्सेलेरेटर बढ़ाते जाते हो ना, वैसे वैसे तुम्हारे बाइक को एक्सेलरेशन मिलती चली जाती है। जैसे जैसे तुम अपने बाइक के एक्सेलेरेटर को बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे तुम्हारे बाइक को एक एक्सेलरेशन मिलती है, और वो एक्सेलरेशन होती है जो मोशन को सपोर्ट करता है। वो एक्सेलरेशन होती है जो मोशन को सपोर्ट करता है, इसीलिए तुम्हारे बाइक की वेलोसिटी बढ़ते चली जाती है, इसीलिए तुम्हारे बाइक की स्पीड बढ़ते चली जाती है। और जब तुम्हें अपनी बाइक को स्लो करनी है ना, तो तुम क्या करते हो? ब्रेक दबाते हो। जब तुम्हें अपनी बाइक को स्लो करनी होती है तो तुम ब्रेक दबाते हो। तो तुम जैसे ही ब्रेक दबाते हो ना, तो तुम बाइक को डी एक्सेलरेशन देते हो। तुम जैसे ही ब्रेक दबाते हो ना, तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है जो तुम्हारे बाइक के मोशन को अपोज करती है। आप जैसे ही ब्रेक दबाते हो तो बाइक के अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है जो तुम्हारे बाइक के मोशन को अपोज करती है, इसीलिए तुम्हारा बाइक स्लो हो जाती है। तो जब तुमने एक्सेलरेटर दबाया ना, तो तुम्हारे बाइक को एक एक्सेलरेशन मिला जिससे वेलोसिटी बढ़ गई, और उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। और जैसे ही तुमने ब्रेक दबाया तो तुम्हारे बाइक को वो एक्सेलरेशन मिली जो तुम्हारी बाइक के वेलोसिटी को घटा दिया, क्योंकि तुम्हारे बाइक को वो एक्सेलरेशन मिली जो तुम्हारे बाइक के मोशन को अपोज कर रहा है। और वैसे एक्सेलरेशन जो तुम्हारे बाइक के मोशन को अपोज करता है, उसको तुम बोलते हो डी एक्सेलरेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि डी एक्सेलरेशन क्या होता है। डी एक्सेलरेशन हमेशा पार्टिकल के मोशन को अपोज करता है। डी एक्सेलरेशन को आप रिटार्डेशन भी बोलते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। आप डी एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक कॉमन मिसकंसेप्शन स्टूडेंट के बीच, एक मिसकंसेप्शन ये होती है कि जैसे ही यदि को तुम किसी से पूछो ना कि बताओ व्हाट इज डी एक्सेलरेशन, तो सीधे बोलेगा नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डी एक्सेलरेशन। नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज डी एक्सेलरेशन। ये एक मिसकंसेप्शन ही है, एक भ्रांति ही है कि नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज डी एक्सेलरेशन। देखो, नेगेटिव एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन हो सकती है, लेकिन हमेशा नहीं। नेगेटिव एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन हो सकती है, लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। तो जब नेगेटिव एक्सेलरेशन हमेशा डी एक्सेलरेशन नहीं हो सकती है, तो तुम ये डिफिनेशन कैसे दे सकते हो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज डी एक्सेलरेशन। तो आज आप ये सीख लीजिए कि नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब डी एक्सेलरेशन नहीं होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब डी एक्सेलरेशन नहीं होता है, और ना ही पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब हमेशा एक्सेलरेशन होता है। ना ही पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब हमेशा एक्सेलरेशन ही होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन हो सकती है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी डी एक्सेलरेशन हो सकती है। तो अभी हम वही देखने जा रहे हैं कि कब हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन बोलेंगे, और कब हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन बोलेंगे, या फिर कब हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन बोलेंगे, और कब हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो इसमें केस नंबर 1, केस नंबर फर्स्ट, मान लो कोई पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मोशन कर रही है। कोई पार्टिकल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मोशन कर रही है, तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। देखो, मैंने तुमको बताया था ना कि वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है, और वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। सिमिलरली मैंने जब तुमको एक्सेलरेशन पढ़ाया था, तो वहां भी तुमको मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव भी हो सकती है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, एक्सेलरेशन निगेटिव भी हो सकती है, और एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकती है। ओके, तो मान लो कोई पार्टिकल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मोशन कर रही है, तो यहाँ पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और मान लो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, ठीक है। चलो, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इस पर एक एरो लगाते हैं। तो मान लो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है? वो भी पॉजिटिव है। यहाँ पर वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन होगा कि डिक्सेलरेशन होगा? तो देखो, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन पॉजिटिव है,
क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी को, ये एक्सेलरेशन मोशन को सपोर्ट करेगा। देखो एक्सेलरेशन का काम क्या है, मोशन को सपोर्ट करना या मोशन को अपोज करना, दोनों काम है। एक्सेलरेशन का काम मोशन को सपोर्ट करना या मोशन को अपोज करना, और जब मोशन को सपोर्ट करता है एक्सेलरेशन तो आप उसको एक्सेलरेशन ही बोलते हो, और जब एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करता है तो आप उसको डी एक्सेलरेशन बोलते हो ना। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हमको ये देखना है कि एक्सेलरेशन मोशन को सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है। यदि ये एक्सेलरेशन मोशन को सपोर्ट करेगा तो हम इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन, और यदि ये एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करेगा तो हम इसको बोलेंगे डी एक्सेलरेशन। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन मोशन को सपोर्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन सेम है, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन मोशन को सपोर्ट करेगा। और आप जानते हो कि जब एक्सेलरेशन मोशन को सपोर्ट करता है तो उनको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो हियर वेक्टर ए मतलब एक्सेलरेशन supports the motion, hence it acts as retardation या फिर डीएक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या फिर डीएक्सेलरेशन। ओके, तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो केस नंबर 2 देखते हैं। केस सेकंड में क्या है, मान लीजिए पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मोशन कर रही है, पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मोशन कर रही है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ओके। और यहाँ पर एक्सेलरेशन भी, यहाँ पर एक्सेलरेशन भी क्या है, सॉरी यहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव है। केस 1 में एक्सेलरेशन क्या था, पॉजिटिव था ना, और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है। केस 2 में एक्सेलरेशन निगेटिव है। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन निगेटिव है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन अपोजिट है। यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन अपोजिट है, और जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन अपोजिट होता है तो वहां पर एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करती है। जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन अपोजिट होता है तो वहां पर एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करती है। और आप जानते हो कि जब भी एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करता है तो उनको हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। जब भी एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करेगा उनको हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करेगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करेगा, और इसलिए यहाँ पर हम एक्सेलरेशन को बोलेंगे डी एक्सेलरेशन। यहाँ पर हम इस एक्सेलरेशन को बोलेंगे क्या, डी एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है और इसको हमने क्या बोल दिया, डी एक्सेलरेशन। तो तुम एक ही कॉन्सेप्ट याद रखो कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन सेम होता है ना तो वहां पर एक्सेलरेशन मोशन को सपोर्ट करती है, और जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन अपोजिट होता है ना तो वहां पर एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करती है। तो यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन अपोजिट है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करेगी। और आप जानते हो जब भी एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करते हैं तो उनको आप डी एक्सेलरेशन बोलते हो। तो यहाँ पर लिख देंगे सिंस velocity and acceleration vector a and vector b and vector a both have opposite sign, opposite sign, so here vector a opposes the motion, so it acts as
डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। ओके, तो ये बात भी क्लियर हो गई कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन अपोजिट होता है तो एक्सेलरेशन वहां पर मोशन को अपोज करती है, और ऐसे में हम इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए तो केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3, मान लो इस बार मोशन निगेटिव एक्स एक्सिस में हो रही है। मोशन किधर हो रही है? तो निगेटिव एक्स एक्सिस में। सो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगा। मोशन निगेटिव एक्स एक्सिस में हो रही है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। और मान लीजिए यहाँ पर एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, यहाँ पर एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। तो चलो देखो, बताओ ये जो ए है, ये जो एक्सेलरेशन ए है वो एक्सेलरेशन की तरफ बिहेव करेगा या फिर डी एक्सेलरेशन की तरफ बिहेव करेगा? तो चलो वही अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि भैया जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन सेम हो जाती है तो वहां पर एक्सेलरेशन मोशन को सपोर्ट करता है, और जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन अपोजिट हो जाती है तो वहां पर एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करता है। तो यहाँ पर देखते हैं वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन सेम है। यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन सेम है, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन मोशन को सपोर्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन मोशन को सपोर्ट करेगा। और आप जानते हो कि जब भी एक्सेलरेशन मोशन को सपोर्ट करता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो वेक्टर ए है वो किस तरह से बिहेव करेगा? एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन? तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पर ए नेगेटिव है, यहाँ पर ए नेगेटिव है, फिर भी ये एक्सेलरेशन की तरफ बिहेव करेगा। यहाँ पर ए नेगेटिव है, फिर भी ये एक्सेलरेशन की तरफ बिहेव करेगा, ना कि डी एक्सेलरेशन की तरफ। तो वो जो डिफिनेशन थी ना कि नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज डी एक्सेलरेशन, गलत हो गई ना यहाँ पर, कि नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज डी एक्सेलरेशन, गलत हो गई ना, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव भी है और ये डी एक्सेलरेशन भी नहीं है, ये एक्सेलरेशन है। ओके, तो चलिए इस बात को भी लिख दिया जाए, हियर velocity and acceleration, velocity and acceleration both have same sign, so A supports the motion, and it acts as acceleration, ये एक्सेलरेशन की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव है, फिर भी ये एक्सेलरेशन की तरह बिहेव करेगा, ना कि डी एक्सेलरेशन की तरह। तो केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 में मान लो मोशन निगेटिव एक्स एक्सिस में हो रही है। मोशन किधर हो रही है? तो निगेटिव एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो निगेटिव हो जाएगी, वेलोसिटी भी निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और मान लीजिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इसके पहले वाला में हमने माना था एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इस बार हम मान रहे हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ओके, तो अब बताओ यहाँ पर एक्सेलरेशन की तरह बिहेव करेगा या फिर डी एक्सेलरेशन की तरह बिहेव करेगा? क्या होगा बताओ, स्वयं से आंसर करो। तो चलो यहां पर हम देखते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन। वेलोसिटी का साइन नेगेटिव है और एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव है, मतलब यहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन एक दूसरे के अपोजिट है। यहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहां पर एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करेगा। यहां पर एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करेगा, और जब भी एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करती है तब हम उसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन।
जब भी एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करती है तब उसको हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन मोशन को अपोज कर रही है, इसलिए ये वाला एक्सेलरेशन हो जाएगी डी एक्सेलरेशन। ये वाला एक्सेलरेशन एक्ट करेगा डी एक्सेलरेशन की तरह। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करेगा, और जब एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करता है तो उनको हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। इसलिए यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन ए है ना, इसको हम बोलेंगे डी एक्सेलरेशन। वेरी क्लियर, तो लिख दिया जाए हियर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ हैव opposite sign, opposite sign. So here acceleration opposes the motion, acceleration opposes the motion, and it acts as deceleration. यहां पर एक्सेलरेशन किसकी तरह बिहेव करेगा, तो डी एक्सेलरेशन की तरह बिहेव करता है। तो यहां पर देखो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, और फिर भी ये डी एक्सेलरेशन की तरह बिहेव कर रहा था, सॉरी फिर भी ये डी एक्सेलरेशन की तरह बिहेव कर रहा है। तो वो डिफिनीशन कहां से सही हो गई कि नेगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन इज डी एक्सेलरेशन। यदि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वो एक्सेलरेशन भी हो सकता है, डी एक्सेलरेशन भी हो सकता है, और यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वो भी एक्सेलरेशन भी हो सकता है और डी एक्सेलरेशन भी हो सकता है। देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन फिर भी ये डी एक्सेलरेशन की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो वो जो डिफिनीशन है ना, वो जो मिसकंसेप्शन है कि नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन, ये आप निकाल दीजिए, क्योंकि ये बातें सत्य है बट ऑलवेज सत्य नहीं है। ये बातें सत्य है बट ऑलवेज सत्य नहीं है। कंडीशन है उनके अंदर कि कब नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप डी एक्सेलरेशन बोलेंगे और कब नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप एक्सेलरेशन बोलेंगे। कंडीशन है इनके अंदर कि कब पॉजिटिव एक्सेलरेशन को आप एक्सेलरेशन बोलेंगे और कब पॉजिटिव एक्सेलरेशन को आप डी एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो ये थी इंपॉर्टेंट नोट अबाउट द डी एक्सेलरेशन। आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे। देखो फिजिक्स कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। आमतौर पर जनरली स्टूडेंट के बीच फिजिक्स का थोड़ी सी फोबिया होती है, फिजिक्स है तो हार्ड है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। फिजिक्स तो मान लो कि देखो कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट इजी भी नहीं होता है। यदि तुमको उस सब्जेक्ट में तुम अपनी मन लगा रहे हो ना, अपनी ध्यान लगा रहे हो, तो वो सब्जेक्ट इजी है। यदि तुम उस सब्जेक्ट में अपने ध्यान नहीं लगा रहे हो तो वो सब्जेक्ट हार्ड है। लेकिन फिर भी फिजिक्स में भी यदि तुम्हारा मन और ध्यान लग रहा है ना तो ये भी इजी है। फिजिक्स में यदि तुम्हारा मन और ध्यान लग रहा है तो ये भी इजी है, और दूसरे सब्जेक्ट में भी यदि तुम्हारा मन और ध्यान नहीं लग रहा है तो वो तुम्हारा भी हार्ड है। लेकिन फिर भी फिजिक्स और दूसरे सब्जेक्ट में एक अंतर है, फिजिक्स और दूसरे सब्जेक्ट में एक अंतर है। अंतर क्या है कि फिजिक्स तुम्हारे आंखों के सामने दिखती है। फिजिक्स दूसरे सब्जेक्ट को तब तक पढ़ो जब तक वो समझ में ना आ जाए। दूसरे सब्जेक्ट को तुम तब तक पढ़ो जब तक कि वो समझ में ना आ जाए, और फिजिक्स को जब तक पढ़ो जब तक कि तुमको समझ में ना आ जाए। फिजिक्स तब तक पढ़ो जब तक कि तुमको समझ में ना आ जाए, और फिजिक्स तब तक समझते रहो जब तक कि ये तुमको आंखों के सामने दिखने न लगे। दूसरे सब्जेक्ट को आप तब तक पढ़िए जब तक कि वो आपको समझ में ना आने लगे। जैसी वो समझ में आ गई आपकी काम खत्म। लेकिन फिजिक्स को आप तब तक पढ़िए जब तक आपको समझ में आने ना लगे, और यहीं पर ये खत्म नहीं होती है। फिजिक्स को तब तक पढ़िए जब तक आपको समझ में नहीं आने लगे, और फिजिक्स को तब तक समझते रहिए जब तक ये आपको आंखों के सामने दिखने न लगे। फिजिक्स जब तक आपको आंखों के सामने दिखने न लगे तब तक तुम इसको समझते रहो। ये होता है मेथड टू स्टडी द फिजिक्स।
ये होता है मेथड टू स्टडी द फिजिक्स। कोई भी टीचर, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट घोल के नहीं पिला सकता है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट आपको घोल कर नहीं पिला सकता है। आपको ही पढ़नी पड़ेगी, आपको ही समझनी पड़ेगी, और सेल्फ स्टडी से बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकती है। तो सर क्या करें, ट्यूशन जाना बंद कर दे, स्कूल जाना बंद कर दे? सब जाओ, ट्यूशन भी जाओ, स्कूल भी जाओ, जहां मन, जिससे मन है उससे पढ़ो। गुरु तो जरूरी है ना, बिना गुरु के तो ज्ञान होता नहीं है। तो जिससे मर्जी उससे पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट सेल्फ स्टडी भी तो जरूरी है ना। आप कोचिंग गए, आप स्कूल गए, कॉलेज गए, पढ़ के वापस आ गए और घर पर पढ़ाई नहीं किया। अब जिससे मर्जी उससे पढ़ो, वो बात मायने नहीं रखती है कि तुम कितने बड़े टीचर से पढ़ते हो। वो बात मायने भी नहीं रखते है कि तुम कितने छोटे टीचर से पढ़ते हो। बड़े और छोटे का लेवल टीचर के ऊपर नहीं होती है, बड़े और छोटे का लेवल तुम्हारे 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 सेल्फ स्टडी के ऊपर होती है। तो बड़े और छोटे का लेवल तुम्हारे ऊपर लगती है, बड़े और छोटे का लेवल तुम्हारे ऊपर लगती है। कोई भी टीचर गलत नहीं पढ़ाता, कोई भी टीचर अपना बेस्ट देकर पढ़ा रहा होता है। किसी को समझ में आती है, किसी को किसी टीचर का समझ में आती है, किसी को किसी टीचर का समझ में नहीं आती है। ठीक है, आप उनसे पढ़ो जिससे आपको समझ में आती है। ओके, चाहे उनका नाम बड़ा हो या नाम उनका छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उनसे पढ़ो जिससे आपको समझ में आती है, लेकिन बड़े और छोटे का लेवल तो आपके ऊपर रहेगा। यदि आप पढ़ करके ट्यूशन में पढ़े, कोचिंग में पढ़े, स्कूल में पढ़े और आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया, आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया, तो वो चीज़ छोटा हो गई। वो टीचर भी छोटे हो गए, आप भी छोटे हो गए। और यदि आपने कोचिंग में पढ़े, स्कूल में पढ़े, किसी भी टीचर से पढ़े और जाकर घर पर आपने सेल्फ स्टडी किया, पूरी सेल्फ स्टडी किया, तो वो टीचर भी बढ़े और आप भी बढ़े। तो सब कुछ आपके हाथों में, सब कुछ आपके हाथों में है कि टीचर बड़ा है कि छोटा है, आप बड़े हैं कि छोटे हैं, सब कुछ आपके हाथों में है। आपके सेल्फ स्टडी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आप कहीं भी पढ़िए, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़िए, अवश्य पढ़िए, किसी के पास पढ़िए, लेकिन सेल्फ स्टडी मत छोड़िए, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी ही आपको सक्सेस दिलवाएगी। ये सेल्फ स्टडी ही आपको आपके अपने सपनों को साकार करेगी। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।